हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम 2016 पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसको फरवरी में 2019 में, उस पेपर में कुल मिला के वेक्टर कैलकुलस से 11 क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे आपको पता है कि टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग अप्रॉक्स 10% क्वेश्चन जो है वेक्टर अलजेब्रा से था। तो यानी कि काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर करता है, और अगर आपके बेसिस क्लियर हैं तो क्वेश्चन काफ़ी कम टाइम में हो जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं होते हैं कि आप उसको नॉर्मली अगर 12th तक की मैथ्स पढ़े हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं किया है तो क्वेश्चन नहीं होंगे। थोड़ा सा बेसिक का भी पोर्शन उसमें क्वेश्चन में आता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एक्सेट्रा। तो आइए हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उनका इम्पॉर्टेंट या टॉपिक कौन सा है, किस एरिया से क्वेश्चन पूछते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन था कि उसमें अगर वेक्टर ए और बी दिया गया है जिनका मॉडुलस सम वेक्टर सी के बराबर है और उनका वेक्टर सम भी वेक्टर सी के बराबर है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पोर्शन है। अगर ऐसा कुछ सोचें कि दो वेक्टर का जो एकदम मतलब ये एक्सेप्शनल केस है कि दो वेक्टर का जो वेक्टर सम है और जो मॉडुलस सम है दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो कह रहा है एंगल बिटवीन ए एंड बी हमको फाइंड आउट करना। अगर हम एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करने की कोशिश करें ट्रेडिशनल मेथड से, तो हमको फॉर्मूला पता है कि cos थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन यानी डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ए मॉड बी। वो क्वेश्चन यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा नहीं सकते जो कि हमें ए और बी की वैल्यूज पता नहीं है। तो हम यहाँ किस मेथड का अप्रोच करेंगे, तो हमको पता है कि मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये हमको पता है, ये हमारे पास ये तो टोटल स्केलर क्वांटिटी है, मॉड ए स्केलर मॉड बी मॉड बी। अगर हम इसका यूज करें इसमें, तो इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो क्या हो जाएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी का अगर हम टोटल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी। अब हमको यहाँ पे ए डॉट बी मिल गया है, यानी यहाँ से हम cos थीटा की तरफ जा सकते हैं। और हमको पता है दो वेक्टर ए और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो मॉड ए मॉड बी और cos थीटा। तो हमको cos थीटा पे आना है, तो यहाँ पे हमारा पे मॉड ए डॉट बी है। तो चलिए थोड़ा जो सॉल्व करते हैं। मॉड ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो क्या हो सकता है, मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 मॉड ए मॉड बी एंड cos थीटा। अब मॉड ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का मान हमें पता है कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, सी। यहाँ पे नोटिस करें, अगर इसको हम रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, मॉड सी का होल स्क्वायर। ये ऐसा हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है मॉड सी स्क्वायर और क्या है, इसका यूज करना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको थोड़ा सा टाइम आपका कंज्यूम कर सकते हैं। तो मॉड ए प्लस बी को हमने सी वेक्टर से रिप्लेस किया, मॉड सी वेक्टर का मॉड स्क्वायर ये होता है, यानी क्या हो गया हमारा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी cos थीटा। अब इस मॉड सी स्क्वायर अगर हम यहाँ से ये जो वेक्टर था हमारा मॉड सी बराबर क्या है हमारे पास, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे यूज करें, अगर इसको स्क्वायर यूज करते हैं इसी जगह क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी। ये मॉड सी स्क्वायर रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी cos थीटा। और हमको पता है कि मॉड बी किसी वेक्टर के जो मॉडुलस होते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। एक्चुअली हमारे क्या करते हैं, मॉड ए क्या रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिन से उस वेक्टर की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंट वेक्टर है। तो मॉड स्क्वायर इधर भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये बचेगा हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम ये सॉल्व करें तो हो जाएगा, अगर मॉड ए मॉड बी भी कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा cos थीटा इक्वल टू 1। आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये दोनों इससे कैंसिल आउट, 2 मॉड ए मॉड बी से पूरा कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा इक्वल टू कितना बचा, 1 बचा। अब हमको पता है अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पास 0 हो जाएगा, cos थीटा बराबर 0। तो इसका जो आंसर है वो क्या है,
0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 0 डिग्री है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आपके इसके बाद प्रैक्टिस नहीं है तो ये आपका एग्जाम हॉल में काफ़ी टाइम कंज्यूम करने जा रहा है। इस सीरियसली दिखता काफ़ी आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग वेक्टर है। इसके बारे में आप ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस भी, अगर दो वेक्टर का वेक्टर सम जिस वेक्टर के बराबर है उसका मॉडुलस सम उसी के मॉडुलस के बराबर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन था एक वेक्टर p a एंड b आर कोप्लेनर, तब x की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। तो कोप्लेनर आप जानते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर किसी भी प्लेन पे अगर दो वेक्टर लें तो ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं। अगर हम थ्री वेक्टर्स लें तो कोप्लेनर की कंडीशन का अगर फॉर्मूला पता आपको हो तो अगर कोई थ्री वेक्टर्स a और b, a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर्स आर कोप्लेनर, हिंदी में इसको समतलीय बोलते हैं, तो आपके पास रिजल्ट था कि उसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट था ए बी सी इक्वल टू क्या होता था, 0 होता था। अगर किन्हीं तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, उनका जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसका क्या होता है, वो तीनों हमारे पास कोप्लेनर कहे जाते हैं। तो एक जल्दी से यूज कर लेते हैं। अगर इनका डिटरमिनेंट फॉर्म लिखे हैं, तीनों वेक्टर्स इन्होंने दे रखा है कोप्लेनर, यानी सेटिस्फाई करेगा, तो इसका हम डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, x3 2 2 2 3 2 3 4, ये 0 गिवन है। हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसमें हम ना रो ऑपरेशन ना कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है, क्योंकि इतना छोटी मैट्रिक्स से आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें पहले रो के करस्पॉन्डिंग तो क्या हो जाएगा, 8 - 9 इधर हो जाएगा -3, 8 - 6 + 2 और कितना आ जाएगा 6 - 4 इक्वल टू ये भी 0। तो ये क्या हो जाएगा -x -3, 8 - 3 - 6 + 2 6 - 4 कितना होगा 2 इक्वल टू क्या है 0। थोड़ा और सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा 6 + 4 इक्वल टू 0, ट्रांसफर करने पर माइनस इक्वल टू कितना हो गया, यानी वो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई है। ये 8 - 6 = 2 होता, तो 3 - 2 कितना हो गया यहाँ पे -6 हो गया। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसे, -6 + 4 -2 उसको उधर भेज देंगे, तो 2 अगर हमारी x वैल्यू क्या आ गई -2। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल कैलकुलेशन था, इसमें हम ना कोई ऑपरेशन में अप्लाई करेंगे जो टाइम वेस्टिंग होगा। सिर्फ इस क्वेश्चन से आपसे ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि आपको थ्री वेक्टर्स के कोप्लेनर की जो है कंडीशन पता है कि नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी एग्जाम में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था वेक्टर पोर्शन से। इफ ए एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर, आपको पता है अगर दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं तो उसका मतलब उसका मॉडुलस कितना है 1 है, तो आपको क्या दे दिया है 1 दे दिया। दूसरा कह रहा है आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री, तो यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, अगर इसको हम नोटेशन में लिखें ए और बी, अगर इसके बीच में ये साइन लगाएं तो बोला था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दैट इज गिवन 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है मॉड a + b की वैल्यू क्या है, उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, मैं ऑप्शन नहीं लिखा। तो मॉड a + b है, तो आपको कहीं भी दो वेक्टर्स की बात अगर मॉड दिखा है तो आपको एक रिजल्ट है उसको आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि मॉड a + b बराबर क्या होता है, मॉड a² + मॉड b² + 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, मॉड a + b मॉड a² आपको पता है कि मॉड a² बराबर एक्चुअल में a डॉट a होता है, इसी का खुद से डॉट ले लेंगे तो ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि a डॉट b और b डॉट a कम्यूट करते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे यूज करना है, सीधा से यहाँ पे हिंट दे रहा है। तो अगर हम यूज करें मॉड a + मॉड b वेक्टर का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट है मॉड a² + मॉड b² + 2a डॉट b। हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी है 1 + 1 और यहाँ पे 2 और इसमें फिर a डॉट b लगा दिया तो क्या हो जाएगा मॉड a मॉड b क्या हो जाएगा cos थीटा। तो ये सब की वैल्यू कितनी है, अभी 1 1 है तो कितना हो गया 1 1 2 + 2 cos थीटा। इस बीच के वैल्यू भी पता रखा है थीटा, तो ये कितना हो गया 2 + 2 cos 30 डिग्री। अगर थोड़ा हम 2 कॉमन लें तो 1 + cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2। इसको आप सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं।
तो कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे होते हैं जो आपको टेस्टिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ गाइस, इस ईयर में अगला क्वेश्चन था, अगर इफ f इक्वल टू यहाँ पे दिया है ग्रेड ऑफ ये, देन f इज सोलेनॉइडल इरोटेशनल बोथ, यानी कि सोलेनॉइडल एज वेल एज इरोटेशनल। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा में दो वेक्टर फील्ड होती है, एक स्केलर वेक्टर फंक्शन होता है, दूसरा वेक्टर फंक्शन होता है। तो स्केलर फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास 3D में अगर हम कोई पॉइंट लें, उस पॉइंट की वैल्यू अगर हमारे स्केलर फंक्शन में हम रखें तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी देता है। अगर हम वेक्टर फंक्शन पे रखते हैं तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, इसलिए उसका नेम रखा गया है स्केलर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है। पहचानते कैसे हैं भाई? स्केलर फंक्शन में आई जे के नहीं दिखेगा, वेक्टर फंक्शन में जो है आई जे के दिखेगा। तो अब एक नया वर्ड ग्रेड आपके सामने रखा है। ग्रेड का मतलब होता है ग्रेडियंट, और किसी भी हाँ यहाँ पे देखेंगे क्या ग्रेडियंट क्वेश्चन उठता है, क्या कि स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइन है कि वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइन है या दोनों के लिए डिफाइन है। तो ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन पे के लिए डिफाइन होता है, यानी अगर आपको किसी पे ग्रेड निकालना है तो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, स्केलर फंक्शन रहता है। तो ये क्या करता है, ग्रेडियंट क्या करता है, स्केलर फंक्शन को जो वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्रेड क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है? तो ग्रेडियंट को डिफाइन करने के लिए एक नया ऑपरेटर डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं लाप्लासियन, या हम इसको डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो लाप्लासियन या डेल्टा इसका नोटेशन है, लाप्लासियन ऑपरेटर है। इसका जो नोटेशन है डेल्टा होता है, इसका इक्विवेलेंट होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पे आपको पता है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्या है, बस पार्शियल डिफरेंशियल के नोटेशंस हैं। आई जे के आपको पता है एक्स वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में या उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं, इसके बारे में आपको पता होगा। तो ये कैसे डिफाइन होता है, तो यानी इसके आगे अगर हम डेल एफ अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाता था, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। यानी फंक्शन का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्टली क्या करता है, पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं आई जे के साथ। ये वेक्टर जो मिलता है हमें क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है, पहली बात। दूसरा इसमें अगला क्वेश्चन पूछा है, देन एफ नहीं पूछा है, देन पूछा कर्ल एफ। कर्ल, अब कर्ल को अगर आप रिलेट करें तो कर्ल से रिलेट मिलता जुलता वर्ड आपने सुना होगा कर्ली। तो कर्ली का मतलब होता है घुमाव, ठीक है, तो एकदम वहीं से कनेक्शन है। यानी कि किसी वेक्टर का कर्ल क्या होता है, तो आप हम डिफाइन कर देते हैं अगर किसी भी वेक्टर फील्ड का, तो देखिए ग्रेडियंट किसके डिफाइन होता है, हमेशा स्केलर फंक्शन का। कर्ल जो होता है हमेशा वेक्टर फंक्शन का डिफाइन होता है। अगर किसी का आपको कर्ल लेना है तो उसको क्या कर दो, उसी लॉप्लासियन वेक्टर के साथ, ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। इसी समय आपको बता देते हैं कि अभी यूज होगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ। क्या होता है, डाइवर्जेंस भी होता है, ये डाइवर्जेंस किसका निकाला जाता है, ये भी डिफाइन किया जाता है। ये दोनों एक्चुअल में आपकी प्राइमरी डेफिनेशन है। अगर किसी भी वेक्टर फील्ड का डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो उसको कहते हैं कर्ल ऑफ एफ। यानी कर्ल क्या करता है, किसी वेक्टर फील्ड का क्या पता करता है कितना रोटेशन है उसमें। अगर किसी का कर्ल जीरो हो जाए, इसको सॉल्व करने पे जीरो आ जाए, तो यानी कहते हैं एफ में जो कर्ल है, जो रोटेट है वो जीरो, यानी कि उस वेक्टर का स्पेशल नाम है। अगर किसी का कर्ल अगर जीरो हो जाए, ये रिजल्ट है, अगर कर्ल जीरो हो जाए तो इस एफ को कहते हैं इरोटेशनल। जैसे पता है ना, इरोटेशनल रोटेशन बिल्कुल नहीं है, जीरो है। अगर किसी का डाइवर्जेंस जीरो हो जाए, अगर किसी वेक्टर का हम डाइवर्जेंस निकालें जीरो हो जाए, बता दें डाइवर्जेंस क्या है, तो उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। तो हमें लगता है आप इन दो वर्ड से फैमिलियर हो गए। तो यानी ये पूछ रहा है अगर एफ बराबर ग्रेडियंट, यानी एफ को ऑलरेडी किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट डिफाइन कर दिया है, उसके बाद उस पर कर्ल लगा दिया गया है, तो ये पूछा। तो आप यहाँ पे इन दोनों से हो गया, डाइवर्जेंस हम निकाल सकते हैं। अगर ये भी ना ध्यान आ रहा तो बताएं कल आप डेल क्रॉस एफ कैसे डिफाइन होता है। अगर हम एफ बराबर जो है F1 आई F1 जे F2 के F3 है, तो डेल क्रॉस एफ क्या होता था आपका, आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड
और इस पर क्या होता था F1 F2 F2, ये आपका जो होता था, इसमें आपका जो होता था ये ऐसे जो है इसका एरो मतलब मल्टीप्लिकेशन होता था। और डाइवर्जेंस क्या होता था, डेल डॉट एफ होता था। डेल डॉट में आप क्या करते थे, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई और डेल F3 अपॉन डेल जेड, ये आपका डाइवर्जेंस होता था। तो अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा। और इसके बाद हम आपको रिजल्ट बताते हैं। अगर किसी ग्रेडियंट का कर्ल ले ले, यानी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। सेकंड रिजल्ट है अगर हम किसी डाइवर्जेंस का कर्ल ले लें, एक रिजल्ट है काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करना है, टाइम बचाना है। वहां पे आपको नॉलेज नहीं शो करना है, आपको क्या करना है तो मिनिमम ऐसा कोई मेथड सीखनी है जिससे लीस्ट वर्क में आपका रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट है अगर आप किसी का कर ले, यानी कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ किसी फंक्शन की हमेशा जीरो होता है, यानी किसी का डाइवर्जेंस लेके कर ले लो जीरो हो जाता है। दूसरा रिजल्ट है अगर आप किसी का ग्रेडियंट का भी कर ले लें अगर किसी का, तो वो भी क्या होता है, तो जीरो होता है। तो यानी कर्ल ऑफ एफ है, तो अगर हम कर्ल ऑफ एफ यहाँ पे निकालना चाहें तो यानी डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ये ग्रेड के साथ लेंगे तो ये तो पहले जीरो हो गया, तो यानी रोटेशनल इसका तो होगा ही। अब सिर्फ कल का क्वेश्चन आपको जल्दी चेक करना है सोलेनॉइडल, तो इसका जो है डेल डॉट मतलब एक रिजल्ट बेस्ड है, तो इसका डेल डॉट एफ निकालेंगे तो जीरो नहीं आएगा, तो इसका सही आंसर क्या है, इरोटेशनल है। तो आपको हमने थोड़ा सा रिकॉल कराया कि ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है। यहाँ पे एक चीज अभी इसका नाम लिए हैं तो बार बता देते हैं कि जो हम ग्रेड जो किसी भी फंक्शन का जो एफ है, कोई वेक्टर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, अगर उसको हम ग्रेड लेते हैं तो ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो किसी भी स्केलर फंक्शन का किसी भी सरफेस का अगर हम ग्रेड लेते हैं तो एक्चुअली में जो वेक्टर आता है वो इस एफ का जो होता है नॉर्मल कहा जाता है। यानी अगर आपसे कोई कहे कि हम कोई भाई आपको फाइव फंक्शन दे दिए, इसका हमें नॉर्मल चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, उसका ग्रेड निकाल लीजिए, ग्रेडियंट निकालिए, जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसका भी हम यूज करेंगे, इसकी हेल्प से हम डिफाइन करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो इसी साल कहीं ना कहीं जरूर आया होगा। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर किसी भी सरफेस का, जैसे हमारा पास जो फंक्शन है स्केलर फंक्शन है, स्केलर क्यों है, क्योंकि इसमें आई जे के है नहीं, इसने साफ साफ लिखा है, उसको सरफेस बोला है, इसका नॉर्मल का होना है। तो अभी हमने बताया कोई भी स्केलर फंक्शन है अगर उसका नॉर्मल चाहिए तो आपको सिंपली क्या लेना है, ग्रेड लेना है। आप ग्रेड ले लेंगे तो उस फंक्शन का आ जाएगा नॉर्मल। अब आपको किसी पॉइंट पर चाहिए, इसमें जो है उस पर वैल्यू रख दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो चलिए इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस क्या डिफाइन किया जाता है, ये हमारा एफ कोई नाम दे दो, इसको एफ कर दो, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक तरफ कर लिए -5। तो ये डिफाइन किया जाता है, एक डिफाइन किया जाता है ग्रेड ऑफ एफ। इसको एन वेक्टर को हम नॉर्मल से अगर डिनोट करें तो एन वेक्टर का तो ग्रेड ऑफ हो गया। ग्रेड आपको पता है, ग्रेड होता है डेल, और इस पे डेल एफ की जगह क्या है पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड -5। डेल सिंपली क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर होता है, जो सिंपली होता है आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड, यानी सिंपली आगे एक साथ ऑपरेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड -5। तो पहला ऑपरेशन क्या हो जाएगा, आई एक्स के लिए करेंगे तो 2x माइनस वाई, जे के लिए करेंगे तो y के लिए करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा -x प्लस जेड, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे जेड है ही नहीं तो क्या हो जाएगा y। अब जो है ये हो गया इसका नॉर्मल वेक्टर। अब इसको एक पूछा 1 2 3 पे, तो यानी कि ये हो गया हमारा डेल, अगर उसको एफ कहें तो डेल एफ एट 1 2 3 आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक जगह पे आप रख दीजिए 1, तो 2 × 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस जे माइनस एक्स कितना है, माइनस की जगह 1 है तो -1 प्लस 2 के वाई कितना है 2, तो यानी कितना हो गया 2k, तो -1 प्लस 1 यानी 1, तो कितना हो गया j प्लस 2k। तो आई होप आपको कोई कोई ऑप्शन मिल रहा होगा।
देख लीजिए J+2k, तो लास्ट ऑप्शन है। तो एकदम बेसिक्स था कि नॉर्मल आप अगर आपको किसी स्केलर फंक्शन का पता है तो सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया इफ डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर m r वेक्टर इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू। तो आप हमने डाइवर्जेंस ऑफ डिफाइन किया था। हमने कहा था अगर किसी का डाइवर्जेंस चाहिए, आपको किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस चाहिए तो उसका मतलब होता है डेल डॉट एफ आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए डेल भी हमने बताया था लाप्लासियन ऑपरेटर है। यहाँ पे एक नोटेशन देखिए, दो तरह के आर आए हुए हैं क्वेश्चन में, एक पे वेक्टर है एक पे है नहीं। तो नॉर्मल नोटेशन है अगर जिस पे आर वेक्टर लगा है तो ये हमारा वेक्टर होता है, और जिस पे आर ये वेक्टर नहीं लगा है ये इस वेक्टर का क्या होता है, मॉडुलस होता है। तो एग्जाम में आ जाए तो कोई कंफ्यूज मत होइए। और जो कि यहाँ आर एक जनरल वेक्टर है, तो आपको पता है कि 3D में हम किसी भी पूरे स्पेस में अगर कहीं भी एक पॉइंट लें तो उसका जो जनरल कोऑर्डिनेट होता है हम उसको क्या मानते हैं, आर मानते हैं। आर का क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम किसी भी जनरल वेक्टर जो आर है उसको हमेशा क्या लेते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे प्लस जेड के। आई जे के आप जानते हैं कि एक्स वाई जेड एक्सिस के जो करेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे आर वेक्टर आपका क्या ले जाता है हमेशा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और अगर इसका आर इसका मॉड निकालें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप जानते हैं कि जो हमारा आर वेक्टर होता है किसी भी पॉइंट की उसकी जो ओरिजिन से होती है इसकी क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस ये क्यों आ गया, हमको पता है किसी भी स्पेस में किसी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका पॉइंट फॉर्म क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। ओरिजिन का 0,0 होता है। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का यूज करें तो आराम से हम मॉडुलस ऑफ आर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखिए आपको सभी से यहाँ पे पता चल गया है भाई आर वेक्टर। तो थोड़ा इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में अगर एंटर करें तो इसका डाइवर्जेंस निकालें और लिखें, देखें कैसा आता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं देखने में थोड़ा हैवी लगते हैं, टाइम टेक लगे सारे क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन आपके 10 सेकंड में हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आपसे लेंगे ही। अगर आपने इसको प्रीवियस कहीं किया होता तो आपको रिजल्ट याद होता। तो देखिए डाइवर्जेंस आप है तो हम पहले तो उनको डेल डॉट निकालेंगे, इस एफ की जगह पे लिखेंगे आर की एन। आर ये है तो अगर हम आर एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 1/1/2 हाफ आई उसमें एन लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, एन अपॉन, आपको पता है ना स्क्वायर रूट क्या होता है एक्चुअल में, किसी का स्क्वायर रूट मतलब क्या हुआ उसकी हाफ। ठीक, तो उसकी पावर की पावर आपको पता है कि अगर इंडेक्स रूट से अगर किसी पावर एक्सपोनेंशियल है उसका पावर फिर ले लो तो क्या होता है m × n। तो ये आप लोग बेसिक्स थोड़ा बहुत जानते ही हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपने पूरा सिलेबस तो कवर किया ही होगा। तो डेल डॉट एफ है, आर एन है, तो इसको हम आर वेक्टर अगर लिखें यहाँ पे तो आर एन, आर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा हैवी लग रहा है, n/2, और इसके साथ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। थोड़ा इसमें जगह बना लेते हैं, इधर लिखते हैं, आप बेसिक सब जानते हैं। अब सीधा हम ऑपरेशन पे आते हैं। डेल डॉट एफ है तो डेल डॉट एफ क्या होता है, पूरा डाइवर्जेंस आप हम इसका लिखते हैं, तो थोड़ा आप देखिएगा, आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू एक्स, यानी इसका निकालना है। आप इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिए, प्लस डेल डेल वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह के फंक्शन में जो है सिमेट्री यूज करते हैं, वाई प्लस ऐसे ही आप डेल वाई डेल जेड लिख सकते हैं। तो एक क्या कैलकुलेट करते हैं आप, दूसरे का देखिए, फर्स्ट सेकंड फंक्शन इसमें अप्लाई कर देंगे। हम फर्स्ट फंक्शन इसको मान लें या फर्स्ट इसको मान लें, तो पहला मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर n/2, तो उसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब उसको होल्ड करें, इसको करें तो पहले पावर का होगा तो n/2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसमें n/2 माइनस 1 हो जाएगा। अंदर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सक्सेसिव 2x हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर n/2 प्लस x कितना हो गया, n x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस 1। तो देखिए हमने जो है ये पहला पोर्शन सॉल्व किया। ऐसे सिमिलरली करेंगे तो ये इतना सेम आएगा, प्लस n यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा, और थर्ड वाला करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा जेड स्क्वायर। जब तीनों सम करेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n एक्स स्क्वायर प्लस, तो हम एक बार लिखते हैं, आप देखिएगा तीनों हमको डायरेक्ट लिख रहे हैं, आर एन आर वेक्टर बराबर, तो ये सब में है तो 3 टाइम्स आ जाएगा, तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2। इस वाले पोर्शन से n सब में आ रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है ये भी सब में आ रहा है, यानी ये भी सब जगह कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी पावर n बाई 2 माइनस 1। थोड़ा लेंथी हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब आप प्रैक्टिस रहेगी थोड़ा आप स्पीड से करेंगे तो देखिए यहाँ से एक पावर फिर रेडी हो गया, ये जो गया था कैंसिल आउट डिफरेंशिएशन से दोनों ऐड हो गया, फिर से ही आ गया, और इसकी वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी 0 दे रखी है, तो यहाँ पे 3 है और वहाँ पे n है, और पूरा कॉमन क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ इसको थोड़ा r के टर्म में करते तो थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं। ये इतना देखो, ये तो कभी 0 होना नहीं है, क्योंकि ये 0 हो जाता, ये r था, अगर ये r 0 हो जाता तो पूरा वेक्टर 0 हो जाता, तो यानी 0 वेक्टर हो जाता, नॉन हो जाता, तो यानी वहाँ क्या हो जाएगा मजबूरन इसको 0, क्योंकि हमको पता है मैथ्स में अगर x इंटू वाई इक्वल टू 0 हो तो 1 या उसमें से किसी एक को या दोनों को 0 होना पड़ेगा, तो ये नॉन 0 हम ले रहे हैं, क्योंकि अगर यही 0 हो गया तो माना जो r वेक्टर है वो 0 वेक्टर बन जाएगा, तो यहाँ से इसको 0 होना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज n प्लस 3 इक्वल टू 0, तो फाइनल रिजल्ट इज n माइनस 3, तो आपके ऑप्शन में कहीं n माइनस 3 होगा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका कैलकुलेशन पावर से मतलब चेक करते हैं, आप थोड़ा सा सिली मिस्टेक करेंगे ऑप्शन गलत हो जाएगा और क्वेश्चन भी गलत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, अगर कोई भी टीजीटी पीजीटी लेवल का एग्जाम हो रहा है और ये क्वेश्चन तो मतलब फिक्स है आना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें एक आइडेंटिटी का यूज होता है, उसको बोलते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी। तो आइए जल्दी से थोड़ा इसको रिकॉल करते हैं। जैसे हमको पता है कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी। अगर हम वेक्टर ना भी लगाएं तो आप थोड़ा समझिएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट क्या डिफाइन होता है तो आपको पता है कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन के होता है। तो यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है, अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे जो मिलता है वेक्टर मिलता है वो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड इज टेकन ए एंड बी, और उसको अगर मॉड ले लें तो उसका मिलता है स्केलर एरिया। तो आइए थोड़े छोड़े, ये तो इसका हो गए ए और बी। आप स्केलर प्रोडक्ट जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर इसका मॉड ले लें जैसे कि ए डॉट बी तो स्केलर होगा, तो यानी इसको कोई दिक्कत नहीं। अगर ए क्रॉस बी अभी वेक्टर है, अगर इसका मॉड लें तो मॉड ए क्रॉस बी तो ये मॉड लेने से मॉड कुछ फर्क पड़ेगा नहीं भाई, ए का मॉड मान लो 2 है तो 2 ही रहेगा, मॉड बी भी ऐसे रहेगा, ठीक है। साइन थीटा एन का, तो एन का जो होता है यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मॉडुलस क्या रहेगा 1 होगा, तो ये गैप हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा। तो हमने क्या किया अल्टीमेटली एन को गैप करने के लिए, चूंकि हम थोड़ा स्केलर वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, हमने इसका मॉड ले लिया। अब अगर हम इन दोनों क्वांटिटी का स्क्वायर करके अगर सम कर दें तो हमको क्या दिख रहा है, एक्चुअल में हम साइन थीटा को गैप करना चाहते हैं, एक्चुअली थीटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा देखते ही दिमाग चमका। ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। उसके हेल्प से हम एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट बनाए जा रहे हैं जिसको लैग्रांज आइडेंटिटी बोलते हैं, या दूसरी टर्म बोलते हैं ए डॉट बी, यानी स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन। तो चलिए दोनों को स्क्वायर करके करेंगे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी तो स्केलर इसका होल स्क्वायर प्लस मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। आज थोड़ा बुखार है तो आपको लग रहा होगा थोड़ा थके हैं, तो थोड़ा आप मैनेज करिएगा। ए डॉट बी स्क्वायर प्लस मॉड ए क्रॉस बी होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए सारी कहानी की गई थी,
ये गायब हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास आया यही सबसे इंपॉर्टेंट, ए डॉट बी स्क्वायर प्लस मॉड ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। इस रिजल्ट को बोलते हैं लैग्रांजेस आइडेंटिटी, और क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में रिलेशन। इसी बेस के क्वेश्चंस हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे पता चलेगा आइडेंटिटी लगे, जब किसी भी क्वेश्चंस में आपको ए डॉट बी और ए क्रॉस बी एक साथ दिया जाए तो आपका दिमाग सबसे पहले इस आइडेंटिटी की तरफ से जाना चाहिए। तो एक बार स्पेस आते हैं, तो वेक्टर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें अब जब कुल मिला के 11 क्वेश्चन थे, तो 11 में 3-4 क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स देगा, बाकी 8 क्वेश्चन आपको इजी कॉन्सेप्ट बेसिक देगा। तो चलिए जल्दी स्विच कर डालते हैं इसका। ए डॉट बी ने 2 दे रखा है, ए क्रॉस बी जे माइनस के रखा है, और 3b चाहिए। तो हम पहले अगर मॉड b का जुगाड़ हो जाए तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। ये हम लोगों ने लिखा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा इससे वैल्यू पुटअप करते हैं। तो ए डॉट बी कितना है 2, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी जे माइनस के। अब उसका मॉडुलस लेंगे तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इक्वल टू कितना आना, मॉड ए का स्क्वायर कहाँ, मॉड ए कहाँ है, मॉड ए, इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो कितना अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस मॉड बी, इसी के तो हमको तलाश है। तो कितना आ गया 4 प्लस 2 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 3, और ये कितना हो गया मॉड बी स्क्वायर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 6 कैंसिल आउट 2, तो कितना हो गया मॉड v बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये है तो प्लस माइनस रूट 2 आएगा, रूट माइनस लेंगे नहीं क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है, डिस्टेंस बताता है, मॉड v है, हमको चाहिए कितना 3 मॉड v। तो हमको पता है कितना होता है 3 मॉड v होता है। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 3 रूट 2। देखिए आपका कोई ना कोई ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो ऑप्शन बी। तो ये बहुत ही आइडेंटिटी किसी एक एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाय गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप टीजीटी पीजीटी इस तरह के एग्जाम, जितने भी टीचिंग लेवल के एग्जाम हैं 10+2 टीजीटी पीजीटी जहाँ के भी क्वेश्चन हैं, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको क्वेश्चन हमको भेज कर सॉल्यूशन पा सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी लैग्रांज आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दिखा, तो यानी आप यहाँ पे जो क्वेश्चन देखिए कॉन्सेप्ट में कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो यानी कि वेक्टर के सिलेबस में उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस है। भाई एक क्वेश्चन जस्ट पिछले इसका था, नेक्स्ट जस्ट क्वेश्चन है, तो अगर किसी ने अगर नहीं पढ़ा तो एक साथ उसके 2 क्वेश्चन छूटने जा रहे हैं। अगर आप उसे और किसी मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगने जा रहा है। तो देखिए अगर आपको लैग्रांज आइडेंटिटी पता है तो आप सीधा क्या लिखेंगे, देखिए ए डॉट बी के टर्म में लिखते हैं, तो ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस इसका क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर, और अब हमको क्या पता है मॉड ए का स्क्वायर और मॉड बी का स्क्वायर। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो सीधा वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू कितने देखा है 81, तो बिना कुछ सोचे इतना बराबर क्या हो गया 81। अब इधर आप मॉड ए स्क्वायर, ये मॉड ए के बारे में इंटरेस्टेड है नहीं, उसको नहीं दिया। मॉड बी कितना दिया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, सॉल्व कर दिया तो कितना हो गया मॉड ए स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर 9, और इसको सॉल्व कर दिया तो मॉड ए बराबर 3। -3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है और वैसे भी मॉड हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपका आंसर क्या होगा 3। तो देखिए पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, उसको कवर इस क्वेश्चन से किया गया। ये क्वेश्चन अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं और क्या क्वेश्चन आया है वेक्टर में। हाय गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बॉक्स एबीसी यानी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। वैसे भी आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर कोई वेक्टर एबीसी है तो उसका जो बॉक्स कैसे डिफाइन होता था, अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे A1 A2 थे, आप जानते थे A1 A2 B1 B2 C1 C2, उसको कैलकुलेट करते थे। और कुछ बेसिक्स ये बताया, अगर 2 वेक्टर्स हैं ABC, ये अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो आपको पता होता है A माइनस बी, बी माइनस सी और C माइनस ए, ये हमारे क्या होते हैं, ये भी कोप्लेनर होते हैं।
तो अगर एक वेक्टर आपको पता है, अगर एक कोप्लेनर है इसकी वैल्यू कितनी होता है 0, तो ये भी 0 होती है। तो ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो रिजल्ट बेस्ड होते हैं, इसको लगा लेते हैं। अगर आपको रिजल्ट पता होता तो आप तुरंत इसकी वैल्यू पता कर लेते, कितना होता है 0 होता। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो i माइनस जे माइनस के माइनस जे। अब इसको अगर हम स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या हो जाएगा, आई जे के माइनस जे माइनस के माइनस आई। अब आई जे के वैल्यू आपको पता है भैया, आई जे के कितनी होती है 1 होती है। ये भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको अगर हम ओपन करेंगे आई रूट जे क्रॉस क्या होता है के होता है, जे क्रॉस के क्या होता है आई भी, आई डॉट आई क्या हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। इसको सॉल्व करेंगे आप तो जे डॉट प्रोडक्ट के माइनस आई, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो इक्वल टू वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आपको पता है माइनस जे माइनस के, अगर थोड़ा इसको ओपन करेंगे तो माइनस जे डॉट प्रोडक्ट माइनस के क्रॉस प्रोडक्ट माइनस आई। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है माइनस के और माइनस आई का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो वहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 0 हो गया, और ये सीधा रिजल्ट बेस्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको थोड़ा बहुत ढंग की होनी चाहिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए। तो नहीं टीजीटी पीजीटी क्वेश्चनों में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि जो रॉकेट साइंस है कि आपको एग्जाम हॉल में ना आए, बस फर्क इतना होता है कि वो आपको लेंथी हो जाएगा और आपके आसान क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए लगभग 40-50 क्वेश्चन आपको पढ़ते ही आने चाहिए, वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। किसी भी बुक आप 10 बुक मत पढ़ें, कोई एक बुक उठाएं, 2 स्टैंडर्ड बुक उठाएं जिसमें सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो, और उसको कई बार रिवाइज करें, जिससे कि बेसिक रिजल्ट अच्छे क्वेश्चन आपको जो हैं माइंड में देखते ही आपको आंसर आ जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें लेग्रांज आइडेंटिटी थी। स्केलर डॉट प्रोडक्ट में भी मैं ग्रेडियंट पढ़ा था, डाइवर्जेंस पढ़ा था, कर्ल पढ़ा था, डायरेक्शनल एलिमेंट था, नॉर्मल वेक्टर था। देखिए लगभग इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक पे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। तो डायरेक्शनल एलिमेंट हमने पिछले अभी 1-2 क्वेश्चन पहले हमने आपका एक बार रिकॉल कराया था, फिर भी अगर जैसे आपको पता है डायरेक्शनल डेफिनेशन होती है, आपको तो पहले याद कर लें। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट के कोई वेक्टर दे दे ए इन डायरेक्शन, मतलब कोई वेक्टर यहाँ पे बी, तो ये डिफाइन में होता है डेल फाई। क्या आप उसका पहले ले लीजिए ग्रेडियंट ले लीजिए, यानी उसका नाम, उसके बाद उस अगर कोई पॉइंट दिया तो वहाँ पे वैल्यू रखिए। देखिए यहाँ पे बेसिक फॉल्ट होती है बच्चों से, तो पहले आप उसका ग्रेडियंट निकालिए। अगर किसी पॉइंट में पूछा है तो पॉइंट यहाँ पे आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए जिस डायरेक्शन में निकालना है। जैसे आपको डायरेक्शन प्रोडक्ट कितना निकालना है, यहाँ पे कुछ भी दिया हो, मान लो बी वेक्टर है तो बी कैप। ध्यान से देखें, किसी भी फंक्शन का, स्केलर फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, उसका ग्रेडियंट लो उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपको चाहिए, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लो डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से। तो सीधा ये आपको अप्लाई करना है। तो भाई फाई यहाँ पे है तो हम सीधा डेल फाई निकालें। डेल फाई आपको पता है आई डेल डेल एक्स जे डेल डेल वाई के डेल डेल जेड, और इसके आगे आपको फाई कौन सा फंक्शन डिफाइन हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसमें क्या होता है पूरे सब के साथ आएगा, तो आई एक्स के लिए रिस्पेक्ट करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा वाई प्लस जेड आ जाएगा। जे के लिए रिस्पेक्ट में उसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बचेगा एक्स और ये बचेगा जेड, प्लस के रिस्पेक्ट को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ जेड खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा वाई प्लस जेड। ये हो गया डेल फाई की वैल्यू। हमने क्या कहा था, ये कह रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट, तो यहाँ पे 1 पे पॉइंट, अभी हम एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे। अगर आपको मन हो तो रख लीजिए यहाँ पे, तो डेल फाई एट किस पे 1 1 1, तो कितना हो जाएगा 1 2i प्लस 2j प्लस 2k। ये तो हो गया। आप कंप्लीट फॉर्मूला एक भी लगे हुआ निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो वेक्टर दिया गया है कितना है i माइनस 2j प्लस 2k है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव उसको ऊपर शॉर्टकट करते हैं dd ऑफ फाई ना इन द डायरेक्शन होगा बोला, तो क्या हो जाएगा डेल फाई डॉट ए के। अगर हम ए डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमने जो भी नोटेशन यूज किया हो, तो यहाँ पे देखिए ये हमने वैल्यू रख दिया गया, यानी कितना हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। थोड़ा तेज कर रहे हैं आप, थोड़ा समझिएगा क्योंकि आप अगर पढ़े होंगे तो आप समझ आ जाएगा।
ये डेल फाई होगा। अब एक ऐड कर लेंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 2k। इसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मॉडुलो से भाग दे देंगे तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, रूट लेंगे कितना हो जाएगा 3। अब इसका इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप तो आपका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी करिए, डॉट प्रोडक्ट निकालिए भाई हम। तो ये जो है एक आध क्वेश्चन और बचा होगा। ये 2016 के जो पेपर हुआ था 2 फरवरी को पीजीटी का, उसके वेक्टर के लगभग सारे क्वेश्चन के टाइप हो गए। 2 कितना हो गया -4 और 2 + 2 4, नहीं 2 1 है, 2 × 1 i का i के साथ j का j का -2 × -24 और +2 + 2 कितना 4 अपॉन नीचे 3 था, तो उसका कितना आ गया 2/3। तो जो भी इसका ऑप्शन रहा होगा उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 2/3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे मतलब टॉपिक पे क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर आपने वेक्टर पढ़ रहे हैं और डाइवर्जेंस का नॉर्मल डायरेक्शन डेरिवेटिव पढ़ा है तो हर टॉपिक पे ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन और बचा होगा। तो आ गए जी क्वेश्चन का वेक्टर टॉपिक का लास्ट टॉपिक क्वेश्चन था ये। इसमें क्या दिया गया, इफ u एंड b आर वेक्टर पॉइंट फंक्शन। हमने आपको पहले ही बताया इसी में कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो अगर हम स्पेस का कोई पॉइंट लाएं और उसमें x y z की वैल्यू लेके रखें तो एक वेक्टर मिलता है। एंड फाई यहाँ पे क्या है, फाई है, फाई ये स्केलर फंक्शन। सिमिलरली हम कोई भी पॉइंट ला के रखें तो हमको स्केलर क्वांटिटी मिलेगा 10 15 20 कांस्टेंट टाइप के। यहाँ पे जो मिलेगा विद i j के मिलेगा। तो बहुत ही मतलब फंडामेंटल क्वेश्चन है एक्चुअल में कि आपको वेक्टर चैप्टर की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है क्लोज स्पेस पे। तो क्या देन व्हिच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगफुल, यानी कि वो डिफाइंड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको बताया था जो ग्रेडियंट होता है, बताया था वो सिर्फ स्केलर फंक्शन का डिफाइन होता है। किसका डिफाइन होता है, स्केलर फंक्शन का। यानी अगर आपको किसी का ग्रेडियंट निकालना है तो उसके सामने जो स्लॉट है नहीं हो तो ऑपरेशन यहाँ पे जो रखना है आप वहाँ पे सिर्फ क्या रख सकते हैं, स्केलर रख सकते हैं। और यहाँ पे सब जगह ऑलमोस्ट ग्रेडियंट ही है। तो आइए इसी कैटेगरी पे इस पैरामीटर पे हम सब कुछ चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ग्रेडियंट तो लिखा है लेकिन इसके सामने वेक्टर पॉइंट फंक्शन रख दिया गया है। तो ग्रेडियंट के आगे अगर डेल के आगे अगर आप कोई वेक्टर पॉइंट रख देंगे तो देखिए इसमें एक्चुअली मतलब क्या होता है, डेल वाला क्या होता है i del del x, j del del y और k del del z। इसके साथ कुछ ऑपरेशन कोई नहीं है और ये सिंपली कोई वेक्टर ऐसे आप रख दिया a1 i के, a2 j के और प्लस a3 k के। तो इसमें दो सेम चीजें हैं। जैसे होता है कि भाई ये भी वही वो भी वही, तो कौन किस पे ऑपरेट करेगा, ये भी i j के लेके बैठे हैं, ये भी i j के लेके बैठे हैं, बीच में कुछ है नहीं। अगर हम पे ये अगर स्केलर होता तो इसको एक्सेप्ट कर लेता, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऑपरेशन क्या होता डिफाइन नहीं है भाई। तो ये हमारा कट हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट है, यहाँ u क्रॉस भी है। भैया दो वेक्टर का अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी हमारा क्या आने वाला है, एक नया वेक्टर कोई c आ जाएगा। और फिर वही बात हो जाएगी पहले क्वेश्चन वाली, ग्रेडियंट क्या रखा हुआ है वेक्टर, तो ये भी हमारा नॉनसेंस हो जाएगा इन द टर्म ऑफ ग्रेडियंट। अगर हम थर्ड ऑप्शन के ऊपर चलें तो देखो यहाँ पे स्केलर फंक्शन है, यहाँ वेक्टर है। अब भाई किसी वेक्टर के आगे अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मान लो कोई वेक्टर है 2i - 3j, ऐसे कोई फंक्शन बनाना है xy में कर लो 3xi के प्लस 2ij के प्लस 3z के। अगर आप इसमें कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे उस सबके आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो भी किस में बनेगा, वेक्टर बन जाएगा। तो वही सेम स्टोरी रिपीट हो जाएगी, यहाँ पे ग्रेडियंट और यहाँ पे वेक्टर फंक्शन, तो ये फिर नॉनसेंस हो जाएगा। थर्ड लास्ट केस देखिए भाई, u डॉट b, दो वेक्टर हैं उनका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपको पता है दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। और जैसे ही ग्रेडियंट के आगे कोई स्केलर क्वांटिटी मिल गई, स्केलर फंक्शन मिल गया, जो भी मिल गया, क्योंकि है तो क्या वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डॉट लेंगे तो एक्स वाई जेड में कोई फंक्शन मिल जाएगा, बस इसका काम हो गया, तुरंत इस पर ग्रेड अप्लाई हो जाएगा और इसका जो है वैल्यू इसको क्या कन्वर्ट कर देगा, वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ऑप्शन इसका राइट है। तो हमने देखा कि वेक्टर की सीरीज में इस पूरे क्वेश्चन में बना के 11 क्वेश्चन थे,
क्वेश्चन कहाँ से है, लगभग पूरे सिलेबस को कवर किया था। जैसे कि अगर उनका बहुत कठिन क्वेश्चन बनाने का मन करेगा तो जो टॉपिक छोड़ दिए हैं जैसे कि स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, यहाँ से पिक कर सकते हैं और बहुत बेसिक जो है पूरा होल सिलेबस कवर करते हैं। तो ऐसे ही हम नए वीडियो में एक नए के साथ हो सकता है अगले वीडियो हम अलजेब्रा पे बनाएंगे कि इसी पेपर में अलजेब्रा के जितने क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट के साथ और सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।